गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुकन्या जी, तातू जी, केम जी, नावम जी, दीनू जी, ज्योति जी। कैसे हैं आप लोग? ओके सर। तो सर अपना करंट अफेयर्स अभी हमें रोकना पड़ गया था क्योंकि आपको पता है लास्ट वीक हमारी कोई क्लासेस हो नहीं पाई। जस्ट मंडे को क्लास हो पाई थी और ट्यूसडे को भी प्रॉपरली क्लास नहीं हो पाई थी। फिर आपका इंटरनेट सस्पेंड होने की वजह से पूरा आपका जो लास्ट वीक है हमारा डिस्टर्ब रहा था। ठीक है। लेकिन अब चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, सुधर चुकी हैं, वापस से फॉर्म में आ चुकी हैं, तो ज़रूरी है कि हम भी अपनी फॉर्म वापस पकड़ लें। तो करेंट अफेयर्स की जो गाड़ी हमने बीच में छोड़ी थी, तो ये रुक तो सकती है, बंद नहीं हो सकती। ठीक है। चलो जी, तो वापस से फिर सर स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़े थे। तो जो हमारा पहले पुराना रिवाज है, रिवाज क्या है? क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए होते हैं, एक बार उन्हें पहले दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ना। तो मैं कुछ पुराने क्वेश्चन आपसे फिर से पूछूंगा, उम्मीद है आप लोग सही आंसर देंगे। बाकी मैं देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ नए भी जुड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये कारवां ऐसा ही है, वक्त के साथ साथ नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, जुड़ते रहना है और निकलते रहना है। निकलते रहना इन द सेंस, आए एग्जाम दिया, सिलेक्शन लिया, निकल गए। ठीक है। आए एग्जाम दिया, सिलेक्शन लिया, ये नहीं सर इस बार नहीं हुआ अगली बार कर रहे हैं। तो अब धनाधन ये साल सिलेक्शन का साल है। ठीक है। जो भी कमीशन में दिक्कतें थी वो सब रिजॉल्व हो रही हैं, तो इस साल आपको जो भी वैकेंसीज आएंगी और भर के वैकेंसीज आने वाली इस साल, तो जो जो भी वैकेंसीज आए, जो जो भी एग्जाम्स हो, दनादन करते चले जाना है। ठीक है सर। चलिए जी। तो पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस लॉन्ग जंप 8.42 मीटर? 8.42 मीटर मेंस लॉन्ग जंप कैटेगरी में किसने रिकॉर्ड बनाया? ये क्वेश्चन पुराना है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी जी कह रहे हैं डी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? चलो, तो डी 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 करेक्ट आंसर इज डी, जैस्मिन एल्ड्रिन ने ये रिकॉर्ड आपका बनाया है। ये लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन sworn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? निम्न में से लिखे कौन से पर्सन को त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? बताइए जरा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, त्रिपुरा के जो अभी नए सीएम बने हैं वो कौन है? मानिक साहा। त्रिपुरा की कैपिटल बता सकते हैं सर? त्रिपुरा की कैपिटल क्या होगी? त्रिपुरा की जरा कैपिटल मेरे को बताइए। देखो, कैपिटल को हल्के में मत लेना। एमटीएस 2023 कर्नाटका की कैपिटल पूछिए सर, उसमें एमटीएस 2023 में। ठीक है। बिल्कुल, तो मानिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम हैं। कैपिटल इज अगरतला। ठीक है, तो त्रिपुरा की कैपिटल इज अगरतला। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। एक सैटेलाइट है, MT1 सैटेलाइट। उसका पूरा नाम है मेगा ट्रॉपिक्यूज सैटेलाइट। ये इंडिया और फ्रांस मिलकर ये सैटेलाइट चलाते थे। अभी इस सैटेलाइट का री एंट्री एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है। कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट हुआ है फॉर द डी कमीशन MT1 सैटेलाइट। तो वो किसने किया है? हाँ, अभी हम पूरा समझेंगे कि सर ये कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। अभी बस आप ये बताओ, अगर आपको आंसर पता हो, नहीं पता हो तो आप अपने हिसाब से जो भी लॉजिक लगे, जो भी इंटेलिजेंट गैसिंग हो सके वो करने की कोशिश करिए। तो सर MT1 सैटेलाइट, एक हिंट तो मैंने आपको दे दिया, ये इंडिया और फ्रांस की मिलजुल की एक सैटेलाइट चलती थी। इसको डीकमीशन कर दिया, डीकमीशन कर दिया मतलब अब ये ऑपरेशनल नहीं रही है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट।
तो वो किस एजेंसी ने किया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेघा से आप आइडिया लगा सकते हो कि सर हाँ ये इंडिया की सैटेलाइट लग रही है। ठीक है, हाँ तो सर इसमें जरा हमारा जो तुक्का जाता है वो इसरो की तरफ जाता है, और बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज इसरो। ठीक है, तो आप खुश हो सकते हैं, करेक्ट आंसर इज इसरो। अब सर इसमें सवाल आता है कि ये कंट्रोल्ड री एंट्री का मतलब क्या है। देखो होता क्या है, जैसे कोई सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में ट्रैवल करती है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के कई सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें सैटेलाइट्स ट्रैवल करती हैं। जैसे इसके जो सबसे नियरेस्ट वाला ऑर्बिट है उसे हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। जो बहुत दूर 36,000 किलोमीटर की दूरी पे हमारी अर्थ से एक ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिसके अराउंड, जिसमें सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रोटेट करती हैं। तो जो सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, तो इनका जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो इनको हम वापस से अर्थ पे बुला लेते हैं। ठीक है, जब कोई सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, तो हम उसको उस ऑर्बिट से निकालते हैं। इसको कहते हैं डी ऑर्बिट करना। किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट से वापस निकालना उसे कहते हैं डी ऑर्बिट करना, और इसे हम अर्थ पे वापस बुला लेते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड री एंट्री। ठीक है, हम बुला रहे हैं सर, ठीक है, हम अपनी मर्जी से बुला रहे हैं, तो अपनी स्पीड से बुलाएंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोल्ड री एंट्री। तो सर अनकंट्रोल्ड कौन सी होती है, जैसे मान लो कोई एस्टेरॉइड है, धुआंधार चलता आ रहा है, तो सर एस्टेरॉइड को तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपनी मर्जी से चलता आ रहा है, तो ये एंट्री कहलाती है अनकंट्रोल्ड री एंट्री। ठीक है, ये कहलाती है अनकंट्रोल्ड री एंट्री। तो अगर कोई सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में था तो उसे हम वापस अर्थ की तरफ बुला लेते हैं, तो इस चीज को कहते हैं कंट्रोल्ड री एंट्री। तो उसमें कुछ फ्यूल होता है, उसकी मदद से हम पहले तो इसे लो अर्थ ऑर्बिट से डी ऑर्बिट करेंगे, फिर ये जैसी अर्थ की ग्रेविटी में आ जाएगा तो इसके फ्यूल को मैन्यूअर करते हुए हम धीरे धीरे स्मूथली इसे अर्थ में एंटर कराएंगे। क्योंकि अगर ये कंट्रोल्ड नहीं होगा तो हो सकता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेजिस्टेंस की वजह से टूट जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, तो इसीलिए बहुत ही इसको प्रिसाइजली बुलाया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको ऑर्बिट से अलग करते हैं, ऑर्बिट से अलग करने के बाद ये आपका इस तरह से, मान लो ये फ्री फ्लाइट फेज 1 आया, फिर ये इस तरह से फिर दूसरे फेज में आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये इसकी फेज में आया, और फाइनली ये एटमॉस्फेयर में आके लैंड कर जाता है। ठीक है, क्या क्या फेजेस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग पता होना चाहिए कि कंट्रोल्ड रीऑर्बिटिंग का मतलब क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स डीऑर्बिटिंग टू वेरी लो एल्टीट्यूड्स। ठीक है, made to undergo controlled re-entry to limit ground casualty risk। उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को स्लोली स्लोली अर्थ के और एटमॉस्फेयर से लैंड कराते हैं। ठीक है सर, तो ये कहलाता है कंट्रोल्ड री एंट्री। इज दैट क्लियर और नॉट। तो जो सैटेलाइट्स लगभग लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं उनकी हम कंट्रोल्ड री एंट्री करा लेते हैं। जो दूर वाले ऑर्बिट में होती है, अगर उन्हें हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ से इनको थोड़ा फ्यूल देके बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, शूट ऑफ कर देते हैं। तो इन्हें बाहर नहीं बुला, अंदर नहीं बुलाते, इनको बाहर कर देते हैं, दूर कर देते हैं और दूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जनरली जो लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट है उन्हीं के लिए यूज होता है। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक टेक्निकल टर्म थी यहाँ पर, जैसे हमने डी ऑर्बिटिंग का मतलब समझा, हमने ये समझा कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों इसको करते हैं, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल्ड री एंट्री का मतलब समझा। ये बात समझ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी सर, समझ रहे हैं तो प्लीज गिव मी थम्स अप। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो एक टेक्निकल टर्म था, उसको हमने समझने की कोशिश की है यहाँ पर। और ये एक्सपेरिमेंट सर आपका किसने करा है, ये एक्सपेरिमेंट करा है सर आपका इसरो ने। ठीक है, इसरो ने वैसे ही अपनी महारत के झंडे गाड़ रखे हैं, तो उसमें से एक झंडा ये भी रहा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। खैर इसी बात पे, अच्छा MT1 सैटेलाइट के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंडो फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है।
बस एक बार पढ़ लेना है, पूछेगा नहीं MT1 सैटेलाइट क्या होती है, बस ये पूछ सकता है ये जो टेस्ट है कंट्रोल री एंट्री एक्सपेरिमेंट, ये किसने किया, तो ये इसरो ने किया, ठीक है, पूछेगा तो बस यही क्वेश्चन पूछेगा। बाकी फिर भी एक बार आपके रीड आउट कर लेना पीडीएफ से MT1 सैटेलाइट क्या होता है, दैट्स अनफ हो जाएगा आपके लिए। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। अभी मार्च के महीने में एक वायरल मतलब एक इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, H3N2। काफी ज्यादा मतलब काफी नहीं मतलब एक H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से दो लोगों की मौत हो गई। तो सवाल ये है कि वो H3N2 जो है वो क्या है, वो वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन है, फंगाई है। देखो जितनी भी डिसीज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, मेरा कहने का पर्पज यही रहता है उसमें कि भैया ये जितनी भी वायरल डिसीजेज हैं इस पे सवाल यही बनता है, मतलब जितनी भी डिसीज है कि ये बैक्टीरिया से हो रही है, प्रोटोजोआ से हो रही है, फंगाई से हो रही है, वायरस से हो रही है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यही बनते हैं। तो H3N2 क्या है सर, H3N2 इज इन्फ्लुएंजा, ठीक है। H3N2 क्या है, H3N2 इज ए इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा इज अ वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस, ध्यान रखना। तो डेविड जी बैक्टीरिया में का तुक्का ही नहीं बैठता है, ये इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरस। तो H3N2 किससे हो रहा है सर, एक वायरस से हो रहा है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के कई टाइप्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, तो उसी का एक टाइप है इन्फ्लुएंजा H3N2, ठीक है। तो इसमें जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए होता है तो उसका ये सब टाइप है, ये बर्ड्स को भी हो सकता है, मैमल्स को भी हो सकता है H3N2। तो ये पिग्स, ह्यूमन, बर्ड, इनमें ये वायरस पाया जाता है, ठीक है। अब सर इस क्या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, देखो वैक्सीन जनरली इन्फ्लुएंजा की है, H3N2 की भी वैक्सीन बन रही है, लेकिन सवाल यही आता है कितनी वैक्सीन आप लोगे, कोविड 19 की भी ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी भी लेनी पड़ेगी, तो कितनी वैक्सीन आप लोगे। फिर भी इसकी वैक्सीन पे काम चल रहा है, कुछ जनरल मेडिसिन है जिसको दे के ये बीमारी रोकी जा सकती है, बैक्टीरिया से मरते नहीं। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिसीज जो अभी बहुत खतरनाक रही है आपकी, देखो अभी भी कुछ सैंड फ्लाई की डिसीज हो जाती है, जैसे एक तो आपका ट्यूबर क्लोसिस रहा है सबसे खतरनाक बैक्टीरियल डिसीज में। तो ट्यूबर क्लोसिस पे अब हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम से ये बीमारी होती है, तो इस पे तो लगभग हमने काफी कंट्रोल कर लिया है, BCG का वैक्सीनेशन दिया जाता है। उसके बाद भी इसकी मेडिकेशन बहुत हैवी डेवलप हो गई है, प्रॉपर कोर्स डेवलप हो गए हैं, जिससे ट्यूबरक्लोसिस को काफी हद तक रोका गया, वरना एक टाइम में जानलेवा बीमारी थी। लेकिन स्टिल अभी भी अगर दवाई किसी ने पूरी नहीं करी है तो उसकी वजह से, अगर एडवांस लेवल का ट्यूबरक्लोसिस, जैसे एक होता है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, तो अगर ये वैरायटी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो गई तो ये भी एक खतरनाक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। बाकी तो इस टाइम वायरल डिसीज आपका ज्यादा फेमस है। चलो क्वेश्चन नंबर 37। India's biggest youth summit, National Youth Conclave 2023, will be held in which of the following cities? National Youth Conclave 2023 किस शहर में होगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, न्यू दिल्ली। नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023, बताइए सर। थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग पढ़ा करिए, तो ये सारे क्वेश्चन तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो उससे ही नहीं पढ़ जाता है ना, तो उसके लिए अलग से इसका एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं। BAA, तो ए या बी या डी? नेशनल यूथ कॉन्क्लेव कहाँ पर हो रहा है, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। तो ये
अभी जो इस साल इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है उसके अंडर का ही एक पार्ट है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव, ठीक है। ये और भी ग्रुप्स को मिला के हो रहा है, ये जैसे एक है अर्बन 20 एंड यूथ 20, ये दोनों ग्रुप्स मिला के हम ये नेशनल यूथ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्बन 20 का जो कंसेप्ट है एक सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है। अर्बन 20 में क्या होता है, तो G20 कंट्रीज की जो डिफरेंट डिफरेंट अर्बन सिटीज हैं वो इसमें आके पार्टिसिपेट करती हैं। इसी तरह से यूथ 20 क्या है, या कह लो Y20 क्या है, ये G20 का यूथ इंगेजमेंट ग्रुप है। तो जहां पर G20 कंट्रीज का जो यूथ है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो यूथ 20 अर्बन 20 इनके साथ मिलके आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव है ना। तो ये मेन चीज हो सकता है कल आपसे पूछ ले अर्बन 20 किससे रिलेटेड है, यूथ 20, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव ये सब G20 से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजीली आपका बन सकता है। देखिए अरुणाचल टाइम्स पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्रायोरिटी रखिए द हिंदू पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर द हिंदू अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जैसे ईटानगर में द हिंदू आई थिंक एक दिन लेट आता है ना, तो वैसे एक दिन लेट भी पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा अगले दिन पेपर देने जाना है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे द हिंदू अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है तो अरुणाचल टाइम्स भी आप पढ़ सकते हैं। 1 घंटा लग जाता है सर हिंदू पढ़ने में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो 1 घंटा वर्थ होता है, वर्थ ही होता है। आप बाकी थोड़ा सा समझे न्यूज़पेपर वगैरह कैसे पढ़ते हैं, तो ये इस चीज पे थोड़ा सा काम करिए, है ना। तो 1 घंटा वर्दी होगा आपके लिए, आप उसके लिए टेंशन ना लें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लें तो आप चीजों को, करंट अफेयर्स को और बारीकी से समझ लें, ठीक है। तो 1 घंटा दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ जैसे अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कोई वीडियो डिस्कशन देख लीजिए, समरी वगैरह देख लीजिए द हिंदू का, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। 2 घंटा लगता है, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर बेसिस पे, तो वो टाइम आपका घट जाएगा, ठीक है। 2 घंटा से 1.5 घंटा या 1 घंटा हो जाएगा। आप जब आदत पड़ जाती है ना तो फिर आपको आइडिया लग जाता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। इस पर भी हम एक क्लास करेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ाया जा सके, ठीक है। चलो ये हो गया सर क्वेश्चन 37। Question 38. The IBA Women's World Championship 2023 will be held in New Delhi. What is the name of the official mascot of the event? Shera, Shakti, Durga, Veera. देखिए अगर द हिंदू नहीं मिल पा रहा है तो अरुणाचल टाइम्स ही पढ़िए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना सर। अरुणाचल टाइम्स से ये भी फायदा होगा, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक आप रहेंगे तो वो करंट अफेयर्स आपका इसमें कवर हो जाएगा ना। हाँ तो अभी विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, तो ऑफिशियल मैस्कॉट का क्या नाम है? ये क्वेश्चन मतलब क्या लगता है, पता है कि बस तुक्का लगा रहे हैं? चलो करेक्ट आंसर इज बीरा, ठीक है। ये है आपका ऑफिशियल मैस्कॉट, इसका नाम क्या है? बीरा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। Which of the following ministries has launched the high price day ahead market and surplus power portal? Push to high price day ahead market and surplus power portal। तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बताइए सर। देखो हाई प्राइस डे सरप्लस पावर फोल्डर, वर्ड पकड़ो सर,
सरप्लस पावर पोर्टल, वर्ड पकड़िए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ड पकड़ो, सरप्लस पावर पोर्टल। क्या लगता है क्या होना चाहिए? वर्ड पकड़ लें आप लोग कि नहीं पकड़ लें? सरप्लस पावर पोर्टल। हाँ, अब पकड़ा, पकड़ लिया सर, पकड़ लिया, पावर पकड़ ली सर। बिल्कुल। तो ये सरप्लस पावर पोर्टल और डे मार्केट एहेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं पुश। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। ये मतलब सर क्या है सरप्लस पावर पोर्टल, डे मार्केट, डे अहेड मार्केट, क्या मतलब है? देखो होता क्या है, जैसे ये मान लो कोई थर्मल पावर प्लांट है, इसमें हमने कोयले को बर्न करा। ये मतलब एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक साइड से कोयला जाता है, दूसरी साइड से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक साइड से कोयला जाएगा, दूसरी साइड से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसके साथ दिक्कत क्या है, वो सर स्टोर नहीं होती है, हम उसे स्टोर नहीं करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो डायरेक्ट क्या होती है, डिस्कॉम, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज होती हैं, डिस्कॉम का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में चलता है बीएसईएस, है ना? तो ये सब क्या है, डिस्कॉम है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बन गई उसको घर घर तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को दे दी जाती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज क्या करते हैं, घर घर तक ये बिजली सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो गैस या कोयले से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, उसके साथ दिक्कत ये, वो स्टोर नहीं होती। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी तो बन रही है, लेकिन किसी घर में जरूरत नहीं है, किसी घर में जरूरत ज्यादा है, या ये कह लो जैसे एक होता है पीक टाइम, या फिर कह लो पीक आवर्स। जैसे अभी जब गर्मी का टाइम होगा, तो गर्मी के टाइम में जो दोपहर का टाइम होता है वो पीक आवर्स होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास पीक आवर्स में बिजली की शॉर्टेज हो जाती है, और कई बार क्या होता है, हमारे पास बिजली सरप्लस हो जाती है। ठीक है, कई बार हमारे पास बिजली सरप्लस हो जाती है किसी इलाके में, और किसी इलाके में हो सकता है बिजली की शॉर्टेज हो रही हो। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक पोर्टल बनाएंगे। ठीक है, एक पोर्टल बनाएंगे, या कह लो एक बैटरी लगाएंगे, जिसमें सरप्लस पावर को स्टोर किया जाएगा, और वो पावर जहां पर शॉर्टेज हो वो इस पावर को यूज कर पाए। ठीक है, तो सरप्लस पावर, जैसे आज मान लो हमने पावर क्रिएट की, आज हमारे पास पावर एक्स्ट्रा इकट्ठी हो गई, तो उसको हमने एक पोर्टल में या एक बैटरी में स्टोर कर दिया। तो जहां पर शॉर्टेज है उसको हम ये पावर सेल कर सकते हैं, वहां पर ये पावर बेची जा सकती है। तो ये एक पूरी मार्केट डेवलप कर रहे हैं, ये पोर्टल के थ्रू एक पूरी मार्केट डेवलप कर रहे हैं। उस मार्केट को हम कह रहे हैं डे अहेड मार्केट। ठीक है, इस मार्केट का नाम है डे अहेड मार्केट, और इसका पर्पस क्या है कि जहां पर बिजली सरप्लस प्रोड्यूस हो रही हो, वहां से वो सरप्लस बिजली को लेके वहां सप्लाई कर देना जहां पर बिजली शॉर्टेज में है। ठीक है, तो ये काम किसका है, ये काम है सर सरप्लस पावर पोर्टल का, और इस मार्केट को क्या कह रहे हैं, डे ahead market. ठीक है, the discoms who need power will be able to requisition the surplus power. The new buyer will pay both variable charge and fixed cost as determined by the regulator. तो regulator decide करेंगे कि क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, तो दैट इज योर सरप्लस पावर पोर्टल, और ये पुष्ट की पूरी कहानी है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होने से बताइए जरा। ऑलराइट सर, ठीक है। तो ये बात हो गई सरप्लस पावर टोटल की।
Well, moving to the next question number 40. Recently planned launch Recently planned launch of world's first printed rocket Terran 1 has been called off. It has been developed by which of the following companies? ठीक है, एक एक रॉकेट है, 3D प्रिंटेड है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं इसको अलग अलग पार्ट से असेंबल किया हुआ, इसे एक झटके में 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। इसका नाम है तिरान वर्क। तो इसमें दो, एक तो नासा इन्वॉल्व थी, एक और कोई कंपनी इन्वॉल्व है। तो इस जिसने इसको डेवलप किया, तो ये पूछ रहा है तिरान वर्क किस कंपनी ने डेवलप किया? अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, रिलेटिविटी स्पेस, या फिर आपका पिक्सल। लगाइए सर तुक्का। तो देखिए बताइए। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर इज तिरान वन, आपका प्रिंटेड रॉकेट है। ये एक कंपनी है, रिलेटिविटी स्पेस, उसने बनाया, ठीक है, किसके साथ मिलके? नासा के साथ मिलके रिलेटिविटी स्पेस नाम की कंपनी है, उसने तिरान वन बनाया, ठीक है। तो 2 स्टेज सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। Recently, which of the following countries has unveiled its new capital city, Nusantara? Malaysia, Indonesia, Philippines, या फिर लाओस? Recently, which of the following countries has unveiled its new capital city, Nusantara? Malaysia, Indonesia, Philippines? बताइए सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसबी इसी तरह के क्वेश्चन की तलाश में रहता है, जो टफ भी ना हो और करेंट अफेयर्स के भी हो और लोग जानते भी ना हो। ये मतलब पूछ लेगा एपीएसएसबी से, कह भी नहीं पाओगे कि टफ पूछ लिया, और नहीं पढ़ा होगा तो बता भी नहीं पाओगे आप। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वैसे भी कुछ पिछले एग्जाम में दिख रहा है कि कैपिटल में ज्यादा मजा आ रहा है एसएसबी को, ठीक है, तो हमें भी मजे मजे से कैपिटल पढ़नी है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़ी है ना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हो गया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। बाकी आप भावनाओं को समझिए। बिल्कुल सर, ये है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के कुछ देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, जैसे ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, ठीक है, और ये पूरा पापुआ न्यू गिनिया आइलैंड है, ठीक है, इसका इतना हिस्सा, ठीक है। तो और ये आपका सुलावेसी है, और ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है। बोर्नियो, ये जो पूरा आइलैंड है ना, ये बोर्नियो आइलैंड है। इस बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्री आते हैं, मलेशिया, और ये हिस्सा इंडोनेशिया का है जो येलो है, और इधर साइड में एक और कंट्री है जिसका नाम है ब्रूनेई। तो ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है, इसका बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्री हैं, ब्रूनेई, मलेशिया, और ये हिस्सा इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया का इस हिस्से को कहते हैं काली मंथर, इस हिस्से को कहते हैं काली मंथर, ठीक है। तो इस बोर्नियो आइलैंड वाले हिस्से में अब हमने क्या कर दिया, इंडोनेशिया की कैपिटल शिफ्ट कर दी है नूसरतारा,
तो इंडोनेशिया ने कहा अब भैया जो हमारी पहली कैपिटल जावा में आती थी जकार्ता, ठीक है, पहले हमें रट गई थी सर बड़ी मुश्किल से, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या थी, जावा आइलैंड में जकार्ता। अब वो बोर्नियो आइलैंड में क्या हो गई है, नूसनतारा, ठीक है, नूसनतारा कैपिटल शिफ्ट हो गई। क्यों कर दी? कई रीजन से। एक रीजन तो देखो ये था कि बोला जाता है कि धीरे धीरे ओशन लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जकार्ता डूब जाएगा, पहला रीजन। दूसरा ये कि सर जकार्ता में क्या हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, कि होता है ना, हमने जो सिस्टम बना रखा है उसमें हम अर्बन एरियाज डेवलप कर देते, जैसे दिल्ली की हालत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए हमने एनसीआर क्रिएट किया ताकि पॉपुलेशन को थोड़ा सा साइड में एक्सपेंड करें। यही हाल इनका है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो पॉल्यूशन बढ़ा इंडस्ट्रीज की वजह से, और बिल्कुल बुरी हालत हो गई, कैपिटल फुल हो गया, इसीलिए इन्होंने कहा कैपिटल ही चेंज कर देंगे, ठीक है। इसलिए इंडिया में भी कई लोग बोलते हैं कैपिटल चेंज कर दो, कैपिटल चेंज कर दो, क्योंकि इंडिया में भी दिल्ली का ऐसी हालत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए सर, एनसीआर का मतलब होता है नॉन कैपिटल रीजन, नॉन कैपिटल रीजन मतलब वो दिल्ली का पार्ट है लेकिन दिल्ली की कैपिटल में नहीं आएगा। जैसे इसमें आ जाता है आपका नोएडा, तो नोएडा की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सारा किसके अंडर होता है, यूपी पुलिस के अंडर होता है, ठीक है, लेकिन वो एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन उसे एनसीआर का हिस्सा माना जाएगा। मतलब एक तरीके से कह लो दिल्ली का एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। चलो तो ये हो गई इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। What is the name of the longest lived tropical cyclone on record which has recently affected Mozambique? अभी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है जिसने मोजाम्बिक को इम्पैक्ट किया है। मोजाम्बिक के आसपास आपका जो मालावी है ना, ये सारा जो पोर्शन है आसपास का, उसको इफेक्ट किया है। और लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा खिंच गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड कौन है सर? तो रुथ मारिया कह रहे हैं साइक्लोन फ्रेडी, बाकी लोग बताइए। हाँ जी सर, तो ये सारे क्वेश्चन देखो, अगर आप थोड़ा और भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, भले ही अरुणाचल टाइम्स भी पढ़ोगे तो मिल जाएगा सभी सब ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, सीधा आएगा लॉन्गेस्ट लिव ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड कौन है। हाँ जी सर, क्या बात है इसमें, मतलब इसमें मेजोरिटी इज विद फ्रेडी, कुछ लोग सिंधी भी कह रहे हैं। तो सुकन्या जी तो कह रहे मेजोरिटी के साइड, क्या बात है, जिधर सुकन्या जी जाती हैं आंसर उधर ही जाता है, ठीक है। देन करेक्ट आंसर इज योर साइक्लोन फ्रेडी, करेक्ट आंसर इज साइक्लोन फ्रेडी। तो ये सर आपका जो मेडागास्कर है ना, फिर इधर आपका ये मोजाम्बिक है, और इधर ये मालावी है, तो इस एरिया को इम्पैक्ट करा हुआ है इस साइक्लोन फ्रेडी में, ठीक है। ये आपका फरवरी 2023 से चलते चलते मार्च तक आ गया, ठीक है, ये मार्च तक चलता चलता आ गया, और ये 31 डेज का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो इससे पहले हरिकेन जोन था, उसका 31 डेज का रिकॉर्ड था, तो उस 31 डेज के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है साइक्लोन फ्रेडी ने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43। एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम, तो नाम से सर पता चल रहा है ये एमएसएमई से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है ये एमएसएमई से रिलेटेड स्कीम है। तो क्या लगता है सर, आपके हिसाब से क्या तुक्का लगाना चाहिए? देखो इंटेलिजेंट गैसिंग करा करो, ठीक है। एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको नहीं पता होंगे, लेकिन इसी तरह से इंटेलिजेंट गैसिंग करके लॉजिक वगैरह लगा के आपको उन क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। यही सब तरीका है जीके में स्कोर करने का ना।
ओके, बिल्कुल सही बात है। 43 का करेक्ट आंसर इज एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। देखो इस स्कीम का पर्पज ये है कि जो भी एमएसएमई प्रोड्यूस कर रही है उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट का रिडक्शन करना, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को और इम्प्रूव करना, है ना, और उनको इंसेंटिवाइज करना कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें, वेस्ट कम प्रोड्यूस करें। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे वैल्यू डिफाइन करो, वैल्यू स्ट्रीम करो, फ्लो क्रिएट करो, पुल स्टैब्लिश करो, परफेक्शन परस्यूट करो, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग लीन स्कीम चलता है। तो इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाना है, इसमें बस ये ध्यान रखना है हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है, क्वालिटी लानी है, एफिशिएंसी लानी है कि हमें वेस्ट कम से कम करना है, एफिशिएंसी लानी है। जैसे प्रिंसिपल चलता है ना जापानीज में, काइजन प्रिंसिपल, जिस जो एफिशिएंट वर्क की बात करता है, तो इसी तरह से हमें किसमें काम करना है, एमएसएमई में, तो उसी को कर कह रहे हैं एमएसएमई लीन स्कीम। हाँ जी, ये बिल्कुल मोइली मोइली जी, आपका ये मार्च का करंट अफेयर, ठीक है। अब सर ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो, 50 करोड़ से कम है स्मॉल, और 250 करोड़ से कम है तो मीडियम, ठीक है। तो 550 to 50, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम। अगर टर्नओवर नहीं देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट देख लो, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो माइक्रो, 10 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 50 करोड़ से कम है तो मीडियम, ठीक है। तो माइक्रो और स्मॉल में 10 कितने का डिफरेंस है, 10 टाइम्स का, और स्मॉल और मीडियम में 5 टाइम्स का, ठीक है। तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये माइक आपके एग्जाम के लिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो आपका जब इकोनॉमी का क्लास होता है तो इकोनॉमी में हम आपको ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एसएसबी वाला कोर्स है उसमें इकोनॉमी वाली क्लास में हम आपको ये पढ़ाते हैं। चलिए सर, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी सम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये टर्म अभी रिसेंटली न्यूज में सुना गया है। तो सबसे पहले 1978 में इस टर्म का यूज किया था, किसने किया था, ठीक है। तो एपीएसएसबी का जो हमारा इकोनॉमी क्लास है उसमें हम ये कवर कर चुके हैं। इकोनॉमी में हम ये मैंने पढ़ाया है, मतलब नोट्स में आपको लिखा है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये टर्म किसने दिया। हालांकि इकोनॉमी भी होगा, अभी ये हिस्ट्री जनरल साइंस होने तो फिर पॉलिटी होगा, देन इकोनॉमी होगा ना। अमर्त्य सेन ने दिया है, मतलब इकोनॉमी सुन लिया तो मतलब अमर्त्य सेन ही लगाना है सर। हम अमर्त्य सेन को जानते हैं सर। मनमोहन सिंह ने तो सर एलपीजी किया था बस सर, तो मनमोहन सिंह नहीं लगाएंगे हम सर अमर्त्य सेन लगाएंगे क्योंकि हमने सुना ही अमर्त्य सेन है। नहीं, अब कुछ लोग हैं सर, हम तो थोड़ा अलग जाएंगे, हम अमर्त्य सेन नहीं लगाएंगे, हम ऐसा लगाएंगे जो बिल्कुल अलग होता है, हम रंगराजन लगाएंगे, ठीक है। राज कृष्णा तो सर हमने सोचना भी नहीं है, हमें मतलब राज कृष्णा तो नाम से नहीं लग रहा कि ये इकोनॉमी में कुछ होगा, है ना, ऐसा ही है। चलो तो सी, तो मेरे ख्याल से गांगुल जी बस आप ही हैं जो सी लगा रहे हैं, बाकी सब तो ये इधर उधर टहल रहे हैं। चलो टोको जी ने सी लगाया, ठीक है सर। तो क्या बताएं सर, हमें तो सर अमर्त्य सेन पसंद है। चलो करेक्ट आंसर इज राज कृष्ण, ठीक है, राज कृष्ण भी एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये टर्म यूज किया। इन्होंने ये टर्म यूज क्यों किया, ये इंडिया की ग्रोथ रेट दर्शाने के लिए। तो यहाँ से हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू रिलीजन से मतलब नहीं है, यहाँ पे हिंदू का मतलब है हिंदुस्तान। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब हिंदुस्तान रेट ऑफ ग्रोथ। और ये हमारी जो 1950 से लेकर 1980s के टाइम की जो ग्रोथ रेट है उसको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद तो एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे, फिर हमारी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ी। तो 1950 से देखें 1980 तक तो हमारी ग्रोथ रेट काफी कम चली, करीब करीब 4% से हम ग्रो कर हमारी इकोनॉमी
4% से इकोनॉमी हमारी ग्रो करी है। तो उस टाइम पीरियड जो हमारी ग्रोथ रेट थी, तो राजकृष्णा साहब ने उसको क्या नाम दे दिया, उन्होंने उसको नाम दे दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो अभी ये टर्म किसने यूज करी है, ये टर्म रघुराम राजन जी ने यूज करी है, तो क्योंकि उन्होंने कहा है इंडिया वापस से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रहा है, हमारी ग्रोथ रेट फिर से कम हो रही है, वो 4% की तरफ जा रही है, इसीलिए हम किधर जा रहे हैं, हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है सर, चलो। हाँ ये चतुर है बिल्कुल, आपको भी होना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये, तो ये हो गया सर टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इट वाज coined by the Indian economist Raj Krishna in the 1970s. In this period, Indian economy grew at an average rate of around 3.5 to 4% per year, which was much lower than other developing countries like South Korea, Taiwan, and Hong Kong. ठीक है, चलो जी, is that clear or not? क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर सॉरी 45, एक किताब है अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ऑटोमेटिकली दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और बुक्स एंड ऑथर का अच्छा खासा वेटेज आता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम्स में नहीं आया, लेकिन जब भी आता है फिर डायरेक्ट दो क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड ऑथर पे। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर मिस नहीं करना है, बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन लगभग मान के चलो बनते ही बनते। ठीक है, तो अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब देख लो किसने लिखी, आशीष कुंद्रा जी ने लिखी। ठीक है, आशीष कुंद्रा जी ने लिखी है। तो इसमें लिखा क्या है, अभी इन्होंने ये बताया कि देखो जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया का रिमोटेस्ट इलाका है, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट क्या हो रहा है सर, चेंज, अब ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देखे जाते हैं जा रहे हैं। आपने भी फील किया होगा कुछ सालों में यहाँ पर कितनी तेजी से नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट आया है, चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, एंड इट इज द लीस्ट नोन कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं। ज्योग्राफिकली डिस्टेंस and ethnically distant from the rest of the country, the people of this frontier land faced monumental neglect from the capital for nearly 7 decades as a result of Nehru's approach of minimal government intervention in this region. यहाँ पर मतलब आशीष कुंद्रा जी ने एक तरीके से नेहरू को क्रिटिसाइज करते हुए ये किताब लिखी कि नेहरू की गलतियों की वजह से उन्होंने यहाँ गवर्नमेंटल इंटरवेंशन मिनिमम रखा, यहाँ के लोगों को मतलब ज्यादा मेन लैंड से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मतलब नेहरू का अप्रोच ये था कि बिल्कुल ऑटोनॉमी दे रखी थी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, आप जैसे चाहो आप अपने हिसाब से रूल करो। ठीक है, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को गवर्नमेंट इंटरवेंशन से दूर रखा, जिसकी वजह से वहां पर चेंजेस नहीं होता। अब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही तो वहां पर आपको कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट डिकेड में काफी कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी काफी आप देख रहे हो इसी वजह से काफी डेवलपमेंट बढ़ा है। ठीक है, तो इसी चीज को मतलब दिखाने के लिए ये किताब लिखी है किसने, आशीष कुंद्रा। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर इज आशीष कुंद्रा। चलिए, तो ये कहानी हो गई सर आपकी, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।